नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दाम। दोस्तों लोअर पीसेस के लिए यूपीजी के आपको बताया 20 क्वेश्चन आने हैं इसके। तो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल यूपीजीके के पूछे गए हैं उसका पूरा एक कंबाइंड वीडियो आपको दिया है। इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए आप अच्छे से। एक वीडियो आपको और देंगे, पूरा यूपीजीके आपका कवर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से करिए और पूरी तैयारी अभी भी नहीं शुरू करिए तो ज्ञान सर एजुकेशन में मात्र 400 में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। कूपन कोड है ज्ञान सर, ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ। खैरा उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? यानी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक कौन कौन रहा है? गौतम बुद्ध, नवाब, राम या महाराज? उत्तर प्रदेश के इतिहास में कौन कौन रहा है भाई? तो बहुत ही आसान है भाई, बुद्ध, इनका अस्तित्व रहा है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल रहा है भाई। सारनाथ वगैरह में पता होगा आपने, इन्होंने भाई जो है अपने सरमन दिए हैं, यानी अपना जो है प्रचार प्रसार किया है। नवाब भी रहे हैं भाई, अवध के नवाब वगैरह जो हैं। महाराज भी रहे हैं। राम का अस्तित्व नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐतिहासिक नहीं है वो। ऐतिहासिक क्यों नहीं है आप कहेंगे? भाई कोई भी चीज़ आपको पता है ऐतिहासिक कौन होती है? जिसके लिखित साक्ष्य मिले हों, है ना। ऐतिहासिक कौन होगा? जिसके लिखित साक्ष्य मिले हों। लिखित साक्ष्य के साथ साथ उसको पढ़ा भी जा सके। पर रामायण लिखित साक्ष्य है, और वो भी जब रामायण घटित हुआ उसके बाद लिखा गया है। नहीं तो भाई बुद्ध के जन्म, जो बुद्ध है उसके समय के हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं भाई, हमें मिले हैं। तो जब उसी समय के लिखित साक्ष्य जिससे मिलते हैं उसको ऐतिहासिक मानते हैं, इसको नहीं, है ना। तो इसको तो नहीं मानते। बाकी राम जी का अस्तित्व तो आपको पता है, उसको प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए जो जरूरी है उस पर जाए, भावनाओं में ना बहे तो ज्यादा बेहतर है। कह रहे निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई? है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट है जो यूपी में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कालीबंगा, लोथल, आलमगिरीपुर, हुलास। तो आसान है भाई, कालीबंगा आपको पता है ये राजस्थान में है। ये कहाँ पे? राजस्थान में है। लोथल आपको पता है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। आलमगिरीपुर ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ेगा आलमगिरीपुर, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे, है ना। ये भी अगर पूछे तो बता देना, हिंडन नदी, आलमगिरीपुर। हुलास जो है ये सहारनपुर में हो जाएगा, सहारनपुर। हुलास कहाँ पे है? सहारनपुर में। ठीक है, यानी दो साइड जो है 3 और 4 ये उत्तर प्रदेश में पाई जाएंगी। ठीक है, अगला कह रहा गाजियाबाद जनपद में आलमगिरीपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया, आलमगिरीपुर, गाजियाबाद जनपद और मेरठ जिले में ये है, जो कि हड़प्पन संस्कृति को प्रदर्शित करती है। हड़प्पन साइट है ये। कौन सी है? हड़प्पा की संस्कृति है, हड़प्पन साइट है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और, इसकी खोज किसने करी थी आलमगिरीपुर की? आलमगिरीपुर की अगर पूछे तो यज्ञदत्त शर्मा, नाम भी याद रख लेना, यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। समय भी पूछ ले अगर एग्जाम में थोड़ा ढीठ है तो 1958 बता देना। कौन सी नदी के किनारे है भाई? नदी पूछे तो हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे पाई जाएगी। फिर कह रहा देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था भाई? देवबंद आंदोलन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देवबंद आंदोलन तो ये कब शुरू हुआ है? 1866 में देवबंद आंदोलन शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1866 में। और देवबंद जो है ये कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप क्या आप? देवबंद। और अच्छा, इसकी शुरुआत किसने करी थी देवबंद आंदोलन की? ये पूछ लिया कर तो मौलाना हुसैन अहमद। किसने करी थी? मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। चलिए, इसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी उत्तर प्रदेश से कह रहा है कृषि के हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त जो कृषि के साक्ष्य मिले वो जौ और धान है ना, अन्न, जौ और धान है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे कौन सा सही है? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा सवाल है। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा भाई। उत्तर प्रदेश में आपको पता है भाई बहुत ऐतिहासिक जो है पूरा स्थान रहे जहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले। जैसे एक उसमें आपको कोल्डी हवा बोल दें भाई, है ना, कोल्डी हवा। ये कहाँ पे कोल्डी हवा? प्रयागराज में पड़ेगा, बेलन घाटी में कोल्डी हवा। यहाँ से हमें धान के जो है या चावल के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद सबसे पुराने साक्ष्य बाद में नई खोज हुई कि लोहरा देव, यहाँ से 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिल गए, है ना। लोहरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे?
संत कबीर नगर जिले में, ये भी याद रखना, लौहरा देव। यहाँ से भी हमें धान के ही साक्ष्य मिले, तो जौ के नहीं धान के साक्ष्य मिलते हैं सबसे प्राचीन लौहरा देव और कोल्डी हवा से। ठीक है, चलिए अगला कह रहा बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। तो बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पे कराया था भाई? माउंट आबू में, नैनीताल में या सारधना में? तो ये कराया था इन्होंने कहाँ पे? सारधना में, है ना, सारधना में, जो कि मेरठ के पास है। अच्छा, इनके जो पति थे वो यूरोपीय थे, है ना, कई यूरोपीय सेना में इन्होंने सैन्य सेवाएं प्रदान करी थी। ठीक है, तो उन्हीं जब मृत्यु हुई थी तो इन्होंने उसके बाद इसको बनवाया था। ठीक है, सारधना में है, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है नवाब सुजाउद्दौला की जो बेगम है उनका प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा, ये कहाँ पे है भाई? बहू बेगम का मकबरा आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ या फैजाबाद? तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहू बेगम का मकबरा जो आपको देखने को मिलेगा फैजाबाद। फैजाबाद का मतलब अयोध्या, है ना, अयोध्या में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्होंने अपनी जो बेगम है उनकी स्मृति में बनवाया था। किसने? नवाब सुजाउद्दौला, जो नवाब थे सुजाउद्दौला, उन्होंने बनवाया था, है ना। और अच्छा, इनका नाम भी कई बार हो सकता पूछ ले, जो बेगम है बहू बेगम, इनका कोई और नाम था क्या? तो इनका नाम और था भाई जोहरा बानो, इनका नाम था जोहरा बानो। अगर हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले तो आप बता सको, जोहरा बानो। इनका मकबरा कहाँ है? फैजाबाद। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? जैसे आमिर खुसरो, इनका जन्म एटा में हुआ, मिर्जा गालिब आगरा में, जोश का मलिहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल का इलाहाबाद में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चारों स्टेटमेंट। आमिर खुसरो का जन्म याद रखना एटा में, मिर्जा गालिब का आगरा में, जोश मलिहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल का इलाहाबाद में नहीं हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ है इनका जन्म, है ना, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में हुआ है। 1897 में इनका जन्म हुआ था। आपको पता होगा भाई जो काकोरी केस हुआ था, है ना, उसमें 1927 में इनको फांसी दी गई थी। अच्छा, ये भी कई बार पूछा गया इनको फांसी कहाँ पे दी गई है? राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ दी गई है? तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में, है ना, गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई थी 1927 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है किसका जन्म आगरा में हुआ है भाई? मीर, फिराक, आमिर खुसरो या गालिब? किसका जन्म आगरा में हुआ है? ये प्रश्न आरओ यारो में पूछा गया था, अगर आपको याद हो। इसको निरस्त कर दिया गया था। कारण ये था इसमें दो स्टेटमेंट सही पाई जा रही थी। एक तो आपकी जो मिर्जा गालिब है ना, मिर्जा गालिब और मीर ताकी, इन दोनों ही का जन्म आप देखेंगे आगरा में पाया जाता है, मतलब इन दोनों ही का जन्म आगरा में हुआ था। आमिर खुसरो का भी मैंने आपको ऊपर बताया कहाँ पे हुआ था, आमिर खुसरो का कासगंज में। और फिराक का जन्म जो है ये गोरखपुर में, है ना। ये सब पूछा जाता है, इसको आपको एक बार देखना है, जो फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं उनका जन्म कब हुआ है। तो फिराक का गोरखपुर, मीर का आगरा, आमिर खुसरो कासगंज और गालिब हो गए आपके आगरा। ठीक है, फिर देखो कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं? जोश का जन्म मलियाबाद, रघुपति सहाय फिराक कानपुर, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ। ये पूछा जाता है ना, तो इसको जरूर एक बार कर लीजिएगा। तो देखेंगे आप, जोश का जन्म मलियाबाद अभी बताया सही है, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ ठीक है। रघुपति सहाय फिराक, फिराक का भी मैंने आपको ऊपर बताया ना, फिराक का जन्म कहाँ होता है? गोरखपुर में, है ना, फिराक कहाँ? गोरखपुर। ठीक है, याद रखिएगा, बताया ना फिराक। पूछता है देखिए इसी तरह के सवालों को रिपीट कर करके, तो ये जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है आज का कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, यानी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई? आपने देखा होगा लेखपाल में इस तरह के सवाल पीछे के करंट अफेयर्सों को ज़रूर पूछा गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस स्थान पर मनाई? चौरी चौरा, शाहजहांपुर, रामपुर या बलिया? तो कहाँ पे मनाई भाई? जहाँ पे इनका जन्मस्थली था ना, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में इनकी जन्मस्थली थी। कल मैंने आपको बताया था ना, चौरी चौरा कांड में इनको गोरखपुर में फांसी भी हुई थी। फांसी इनको कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। अगर पूछेगा, इनका जन्म पूछेगा तो कहाँ बताओगे? शाहजहांपुर में, है ना। जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था उसमें इनको चौथे नंबर के ये थे, है ना। एक तो आपको पता होगा भाई अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, इनको फांसी हुई थी। चौथे व्यक्ति ये थे भाई। अब आपको ये लिया सवाल है, ये बताइए काकोरी ट्रेन कांड जो था, काकोरी कंस्पायरेसी, ये कब हुआ था? इसका समय आप बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। काकोरी का ये तो कल ही बताया मैंने, रिवाइज कर लीजिए, बता दीजिए तुरंत। कह रहा मोतीलाल नेहरू बंगाल संग्रहालय कहाँ पे भाई? मोतीलाल नेहरू बंगाल संग्रहालय तो आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या वाराणसी? ये कहाँ पे भाई? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, बंगाल के नाम बाल संग्रहालय, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। अच्छा, स्थापना पूछ ले इसकी कब हुई थी, तो समय भी याद रख सकते हो, 1957 में पूछा गया सवाल है। ये सभी PYQ हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है भाई?
इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा या वाराणसी? कहाँ पे भारत कला भवन? तो भारत कला भवन जो है ये आपका वाराणसी में। कहाँ पे है कला भवन? वाराणसी में है। स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, कला भवन आपका वाराणसी। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा भाई? देखो, विंध्याचल मिर्जापुर में ठीक है, देवा शरीफ मस्जिद या मज़ार बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर की बात करें अगर तो ये आपके प्रयागराज में है ना, प्रयागराज। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे भाई? महर्षि वाल्मीकि आश्रम श्रावस्ती, बिठूर, कालपी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये तो हमारे ही प्रदेश में आ गया, कानपुर में हमारे बिठूर में पाया जाता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे भाई? भारत माता मंदिर लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या मेरठ? तो इसका भी बड़ा इतिहास रहा है भारत माता मंदिर का। ये हमारे पहली चीज़ वाराणसी में, याद रखना। इसका निर्माण किसने करा था अगर पूछ लेगा, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? तो बाबू शिव प्रसाद ने, है ना, बाबू शिव प्रसाद जी ने इसका निर्माण कराया था। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने करा था ये भी पूछा गया है। उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन हमारे गांधी जी ने किया था, है ना। उद्घाटन किसने करा था? गांधी जी ने बनाया था, बाबू शिव प्रसाद जी ने। कब इसका उद्घाटन किया था भाई गांधी जी ने? तो 1936 में इसका उद्घाटन किया था गांधी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सारनाथ, ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा भाई, सारनाथ कहाँ है? सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? तो वाराणसी में जिले में पड़ जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध जहाँ पे प्रथम उपदेश देते हैं ये, है ना, प्रथम उपदेश दिया था यहाँ पे, आपको पता होगा, जिसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। अच्छा, जो बौद्ध साहित्य ना, वहाँ पे इसका नाम ऋषि पतन भी मिलता है। तो अगर ऐसे पूछ ले तो वो भी बता सकते हो। ऋषि पतन क्या था? तो सारनाथी को बोलते हैं, है ना। और जो मौर्य शासक था अशोक, उसने इस स्थान की यात्रा करके यह स्तूप और स्तंभ भी बनवाए थे। ठीक है। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है किससे भाई? दयाल बाग किससे संबंधित है? कबीर पंथ से, रामानुज संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से या राधा स्वामी पंथ से? तो आगरा में स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। किससे? राधा स्वामी पंथ से। ठीक है। और दोस्तों, हमारे लोअर पीसीएस के कोर्स को अभी तक अगर आपने नहीं लिया तो वो ले लीजिए। पूरा कोर्स आपको 499 में मिल रहा है। पूरी आपको जो 100 नंबर की तैयारी है, रिकॉर्डेड क्लासेस है और पॉइंट वाइज पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको 30 टेस्ट सीरीज भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कूपन कोड लगा लीजिएगा ज्ञान सर लोअर। ठीक है, खरीदने से पहले ज्ञान सर लोअर। चलिए अगला देख लेते हैं। अब कह रहा है फतेहपुर सिकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं, किसने क्या बनवाया है ये आपको बताना है। ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, अकबर ने बनवाया भाई। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। आगरा सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। ठीक है। चलो फिर कह रहा है कनक भवन कहाँ है, कामतगिरी पर्वत कहाँ है, कलिंजर दुर्ग कहाँ है, देवा शरीफ कहाँ पे है। तो ये तो मुझे लगता है बता ही दोगे। देख लो कितने बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो कनक भवन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे भाई? अयोध्या में। कामतगिरी पर्वत की बात करें जिसकी परिक्रमा भी लगाई जाती है भाई, चित्रकूट में हो जाएगा। कलिंजर दुर्ग ये आपका बांदा में हो जाएगा। और देवा शरीफ जो है आपका ये बाराबंकी में हो जाएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक सवाल का उत्तर और दे दीजिए, देवा शरीफ में जो मज़ार बनी हुई है वो किसकी मज़ार है? कमेंट बॉक्स में बताइए वो किसकी मज़ार है। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। फिर देखो ये 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामतगिरी पर्वत, इसका मिलान करना है फिर से। काफ़ी आसान हो गया। देखो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो 84 गुंबद जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जालौन में देखने को मिलेगा, जालौन में। बौद्ध स्तूप की बात करें अगर, यह कामतगिरी पर्वत अभी आपको बताया चित्रकूट में है। और बौद्ध स्तूप की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? कुशीनगर में आपको। और मुरादाबाद में हो जाएगा आपका क्या? जामा मस्जिद। मुरादाबाद में जामा मस्जिद। ठीक है। आज का सवाल है सबसे पहले, ये कांग्रेस के 4 अधिवेशन है, इनका मिलान करना है। कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान में हुआ है? जैसे 1892, 1905, 1936, 1946। और आपके लिए एक सवाल इसमें मैं और ऐड कर दे रहा हूँ, कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं? कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
चलिए, तो सबसे पहले 1892 का अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था भाई? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन थे ये भी याद रख लो अगर पूछ ले। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई जो 1892 में हुआ था इलाहाबाद में? WC बैनर्जी, WC बैनर्जी या व्योमेश चंद्र बैनर्जी कह सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1936 का अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ लखनऊ में, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। लखनऊ में हुआ था पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में। 1946 वाला बच गया तो ये मेरठ में होगा, JB कृपलानी की अध्यक्षता में, JB कृपलानी की अध्यक्षता में, ठीक है। तो यानी इस हिसाब से ऑप्शन आपका देख लीजिए क्या हो जाएगा, C हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर फोर्ट है या कलिंजर का किला है? झांसी, चित्रकूट, बांदा या जालौन? तो कल भी हमने करा था इसको, तो ये कलिंजर का किला आपको बांदा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बांदा में। फिर ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के जो पुराने नाम है उनके हिसाब से, जैसे उत्तर पश्चिमी, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश है ना, कब कब क्या किसको कहते थे उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो था उत्तर पश्चिम, ये बोलते थे 1836 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बोलते थे इसको 1902 में। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत बोला जाता था 1937 में। उत्तर प्रदेश कहाँ जाने लगा? 1950 में। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा। आप ये नाम याद रखिएगा, आपको इस तरह से पूछ सकता है, यूपी के पुराने नाम, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई? यूपी डे हम लोग कब मनाते हैं भाई? उत्तर प्रदेश दिवस, इसको अच्छा मनाने की शुरुआती 2018 में प्रथम बार हमने करी है। 2018 से इसको मनाना शुरू करा है। 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के ही उत्तर प्रदेश करा गया था, इसलिए हमने 24 जनवरी को ये डेट मनाई, ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश के भाई प्रथम राज्यपाल कौन है भाई? यूपी के प्रथम राज्यपाल BG रेड्डी, KM मुंशी, सरोजनी नायडू या VV गिरी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी कौन? सरोजनी नायडू। आपकी कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू, ठीक है। ये 1947 से, मतलब 15 अगस्त 1947 से मानिए वही 1949 तक लगभग रहती हैं। अच्छा, ये तो आज़ाद भारत की हुई। अगर आज़ाद भारत की ना पूछता, तब पूछता कि संयुक्त प्रांत का या उत्तर प्रदेश का पहला, तो कौन थे? हैरी ग्राहम, है ना, नाम याद रखना, सर हैरी ग्राहम, है ना। ये संयुक्त प्रांत या यूं कहें तब उत्तर प्रदेश का नाम नहीं पड़ा था, पर जब गवर्नर की जो बारी आई तो 1934 में सबसे पहले इन्हीं को बनाया गया था यहाँ पे, है ना। 1934 से 1938 तक रहे थे। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, हैरी ग्राहम और सरोजनी नायडू। अच्छा, प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में आप सभी को पता ही होगा, आनंदीबेन पटेल जी हैं, है ना। और उससे भी पहले कौन थे? आनंदीबेन पटेल से पहले राम नाईक थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग बताइएगा तो गवर्नर की लिस्टिंग करा दूंगा, क्योंकि हो सकता है आपसे क्या हो, 4 गवर्नर दे दें और उसका समय क्रोनोलॉजी में पूछ ले, तो ये ज़रूर आपको एक बार करना चाहिए। जैसे ये है उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री नहीं थे, ये तो ज़रूर आपको करना है। CM की लिस्ट ज़रूर करनी है। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए, कम से कम 20 लोग 30 लोग जो भी है, तो इस पर CM की लिस्टिंग एक अलग से डाल देंगे, है ना, उन सारे CM की लिस्ट, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है CM की लिस्टिंग, उनके समय, ये सब। तो कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत, कृष्णचंद्र पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा या ND तिवारी? तो बताओ भाई, अगर आपको पता हो तो। देखो एक एक करके देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करें अगर, तो ये 1937 से 1939 में भी बनते हैं, जब आज़ाद नहीं होता है। जब आज़ाद देश होता है तब भी यही बनते हैं ना, 1946 से 1950 में। प्रॉपर मान लें तो भी 1950 से 1952 में ये बनते हैं, उसके बाद 1952 से 54 में भी रहते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत काफ़ी समय तक रहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है हेमवती नंदन बहुगुणा, तो ये भी 1973 से 75 के आसपास रहते हैं, है ना। 1973 से 75 के आसपास हेमवती नंदन बहुगुणा भी रहते हैं। फिर ND तिवारी की बात आती है, नारायण दत्त तिवारी, ये भी 1984-85 में बनते हैं, है ना, 84-85 में। उसके बाद फिर 88-89 में आएंगे। तो ये तीनों रहे, ये नहीं रहे। फिर देखो एक सवाल है, ये तो देखो लोअर पीसेज में पूछा ही गया हुआ है। ये 4 मुख्यमंत्री, इनकी क्रोनोलॉजी लगानी, चरण सिंह, संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी, सुचेता कृपलानी, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप देख लो। एक बार CM की लिस्टिंग जरूर आपको देखनी चाहिए।
तो चौधरी चरण सिंह की बात करें तो इनको 1968 है ना, और कहाँ है 1968, 1967-68 है, उसमें इनको अवसर मिलता है। फिर 1970 में भी रहते हैं। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहला वाला देख लेते हैं, 1967-68। संपूर्णानंद जी की बात करें तो ये 1954 से 60 के बीच में रहते हैं। कमलापति त्रिपाठी की बात करें तो ये 1971-73 हो गया। सुचेता कृपलानी की बात करें अगर तो ये 1963 से 67, यानी सबसे पहले 4 होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले 4 क्यों, सबसे पहले 3 होना चाहिए, संपूर्णानंद तो 3 हो गया, उसके बाद सुचेता कृपलानी 4 हो गया, उसके बाद चरण सिंह 1 2, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। तो इस तरह से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं यही आएगा, आपको लिस्ट पता हो सीएम की, है ना, कोई भी 4 दे देगा क्रोनोलॉजी में लगाने को। चलो अगला है, कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देखो इस तरह से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं बार बार। गोविंद वल्लभ पंत, नित्यानंद स्वामी, टीएन सिंह या राम नरेश यादव। तो यहाँ पे नित्यानंद स्वामी ये नहीं रहेंगे, है ना। इन तीनों का समय आपको चाहना है तो कमेंट में बता दीजिए आप। कह रहा अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो एक तो अभी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, सुचेता कृपलानी जी 1963 से 67 में, और एक मायावती जी, है ना, एक मायावती एक सुचेता कृपलानी, है ना, ये तो आपको याद होगा। मायावती जी का काफ़ी टेन्योर वैसा उथला पुथला रहा है। अगर बात करें मायावती के टेन्योर की तो आप तो एक तो जून में 1995 से अक्टूबर 1995 में रहती हैं, है ना, यानी जून 1995 से अक्टूबर 1995 रहता है मुख्यमंत्री बनती है। उसके बाद ये मार्च में बनती हैं भाई 1997 में, मार्च 1997 में सितंबर 1997 तक ये रहती हैं। फिर 2002 में ये बनती हैं, 2003 तक रहती हैं। प्रॉपर जो टेन्योर इनको मिलता है वो 2007 से 12 में मिलता है। सबसे बढ़िया मुझे लगता है भाई इन्हीं का टेन्योर था, एक नंबर का था। जितने माफिया थे सबको तालाबों में जो जो मगरमच्छ तक पालते रहते थे सबको अंदर करवा दिया था। मतलब तगड़ा काम था, ठीक था, बढ़िया था। पर वही है, जातिवाद अगर वाले लोग ना इसमें उलझन करें ना तो बढ़िया था टेन्योर, सबसे बेहतरीन ही यही टेन्योर था। पेपर लीक भी मुझे लगता नहीं होता था, क्योंकि नहीं तो और देखिए आप सपा की सरकार में भी ये सब शिकायतें आती थी कि पेपर बहुत लीक होता है, पेपर बहुत पान की दुकानों पर मिलता है। मुझे लगता है इससे बढ़िया तो टेन्योर इन्हीं का था। चलो आगे देखते हैं, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, मायावती, सरोजनी नायडू। तो कौन हो गया पहली महिला मुख्यमंत्री, अभी बताया सुचेता कृपलानी, ठीक है, 1963 से 67 तक। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, है ना। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, इस तरह का प्रश्न भी देखिए पूछा जाता है आपसे। तो कौन थे भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष, मदन मोहन वर्मा और आत्माराम गोविंद खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन या नफीस उक हसन। तो ये थे आपके कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। अभी कौन है, सतीश महाना। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है भाई, कह रहा मछली, तीर, धनुष या मोर। तो बहुत ही आसान है, क्या नहीं है, मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है भाई, टेसू, नीलकमल, गुलाब या चंपा। तो ये भी काफ़ी आसान है, वही जिसको पलाश कहते हो वो टेसू होता है। राजकीय पक्षी ये सभी आपको पता होगा, सारस, क्रेन है। अब ये देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये सवाल को इसलिए ले रहे हैं, कह रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं थी। तो देखिए ज़रूरी नहीं, ये पूछा गया सवाल है इसलिए मैंने इसको लिया। आपसे 2017 2022 ये पूछा जा सकता है भाई। तो 2012 में तो 35 महिलाएं थी। 2017 की विधानसभा में चुनाव की बात करें अगर तो 42 महिलाओं ने चुनाव जीता था, 42। कई जगह ये 2017 में 43 भी दिखा रहा है, पर 42 अभी मैंने जो ऑफिशियली चेक करा वो ये था। 22 में भी ऑफिशियली जो मैंने देखा है वो 47 देखा है मैंने, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको याद रखना है, एग्जाम में ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा संसद में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए यूपी में 31 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 80 सदस्यों की सीटें हैं। कौन सा सही है भाई, तो आसान है, आपको पता होगा भाई, लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है, दोनों यहाँ सही हो जाएंगी। अब आपके लिए एक सवाल मैं और दे रहा हूँ भाई, विधानसभा की भी बता दो, ये तो पता ही होगी भाई। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी है और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। बस यही आपका होमवर्क हो गया, बता दीजिए, ठीक है। आज का सवाल है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर है उससे संबंधित है।
वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, या कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे नगर का जो प्रथम है नागरिक होता है वो मेयर होता है, ठीक है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होगा, और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होगा, ये भी सही है। और कार्यकारिणी समिति जो होती है इसमें क्या होता है, 12 सदस्य होते हैं, वो पार्षद होते हैं, जो चुने हुए पार्षद होते हैं उनको मिलकर एक कार्यकारिणी समिति बनती है। कार्यपालक मशीनरी का पूरा नियंत्रण रहता है नगर आयुक्त के पास, है ना, जो IAS होता है, जो नगर आयुक्त है उसके पास होता है ये, तो ये गलत है। 1 2 3 सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। अभी आप वर्तमान में अगर बात करो तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, पहले ये याद रखना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, 17। कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है, ये ज़रूर याद रखिए। और ये नगर नियम राजनीतिक कारणों से नहीं बनते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम जो है उसकी धारा 4 उसके तहत इसको बनाया जाता है ना, यानी नगर निगम को निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत है, ठीक है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें एक नगर निगम नहीं है। अब देखिए ये जो 17 नगर निगम मैंने बताए ये आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे है, एग्जाम में पूछ सकता है। इंग्लिश में इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ये भी याद रखना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक बार मोटा मोटा ये 17 के नाम आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है ना, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या है, और फिर बरेली है आपका, और फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद हो जाएगा भाई, है ना, गाज़ियाबाद हो जाएगा, और गोरखपुर हो गया आपका, गोरखपुर, झांसी हो गया भाई, झांसी, कानपुर हो गया, मेरठ है, लखनऊ है ना, लखनऊ हो गया, उन्नाव होगा कि नहीं, उन्नाव होगा कि नहीं, नहीं होगा, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, और कानपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया भाई, मुरादाबाद, प्रयागराज बड़ा शहर है वो हो गया, मिलियन सिटीज़ है, सहारनपुर है ना, और वाराणसी है भाई, वाराणसी है, और मथुरा वृंदावन हो गया, है ना। ये 17 जगह नगर निगम है, इनमें से आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अलीगढ़, मुरादाबाद, फैज़ाबाद, सहारनपुर, बताओ कहाँ पे नहीं होगा। तो देखो सहारनपुर को कवर करा ना, फैज़ाबाद नहीं होगा, फिरोज़ाबाद में है, फैज़ाबाद में नहीं है। पर अब फैज़ाबाद भी अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत ही आ जाएगा, अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत है ना। अब तो ये आंसर सही होना चाहिए क्योंकि अयोध्या में आ जाएगा वो, क्योंकि फैज़ाबाद अयोध्या को मिला के बनाया गया, अयोध्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो यह मैंने बता दिया मोटा मोटा, ही याद रखना, पूछ लेगा आपसे। अब ये है जैसे, है ना, जैसे झांसी, मछली शहर, टुंडला, सैफई, स्थानीय शासन संस्थाएं इनकी कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। जैसे झांसी जो है, झांसी क्या है, नगर निगम है कि नहीं है झांसी में, या नगर पंचायत है, या नगर पालिका परिषद है, या क्षेत्रीय समिति है। तो झांसी में आपका क्या है भाई, नगर निगम है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए। मछली शहर, ये क्या होगा भाई, मछली शहर, तो ये हो जाएगा आपका नगर पंचायत में, है ना, मछली शहर तो पंचायत में आ जाएगा। टुंडला की बात करें अगर तो ये हो जाएगा नगर पालिका परिषद, और सैफई क्षेत्र समिति है। सैफई क्या हो जाएगी, क्षेत्रीय समिति, यानी ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा इसका। अगला है, वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन से जो हैं, कौन कौन से हैं, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला नगरीय विकास अभिकरण, क्या क्या है भाई लखनऊ में अभी इस टाइम। तो ये चारों ही हो जाएंगे, है ना, जल संस्थान भी है, विकास प्राधिकरण भी है भाई, LDA जिसको आप बोलते हो, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम भी है, जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर जो है वो परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। तो कौन सा सही है इसमें, तो थोड़ा डेप्थ में सवाल था। ए सही है, आर गलत है ना, क्योंकि जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पे ये नहीं लगाया जाता है, ये याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम प्रधान का निर्वाचन ये आपको बताना है। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, या पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। ध्यान से सोच लीजिए, काफ़ी आसान सवाल है। जो ग्राम प्रधान है भाई गांव में, वो कैसे चुना जाता है पता ही होगा आपको भाई। एक तो पंचायत की सीमा क्षेत्र में जितने निर्वाचन सूची में है ना, वो तो वोट देंगे ना, सभी थोड़ी दे पाएंगे, जितने उसमें इलेक्टोरल कार्ड में है वो हो गए। और पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, है ना, इनको मिलके ग्राम प्रधान का चयन होता है। चलो अगला देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो जिला योजना में किसको सम्मिलित करते हैं? नगर पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, या ग्राम पंचायत को? तो जिला योजना में किसको सम्मिलित किया जाता है भाई? तो ये तीनों ही को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय हमने सिस्टम ले रखा है ना। नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, तीनों को ही सेलेक्ट किया जाता है जिला योजना में। चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? तो देखो उत्तर प्रदेश में जो मंडल है, मंडल, उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको बता दें। जैसे देवी पाटन मंडल है, देवी पाटन मंडल, इसका जो मुख्यालय होगा, ये हेडक्वार्टर होगा, ये कहाँ होगा? देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में, ठीक, गोंडा में। अब इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, देवी पाटन मुख्यालय के अंतर्गत 4 जिले। एक तो भाई गोंडा ही आ जाएगा, दूसरा बहराइच आ जाता है, तीसरा बलरामपुर आ जाता है, और चौथा जो है वो कौन आ जाता है? श्रावस्ती, ये आ जाता है ना। यानी श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, ये आता है देवी पाटन मंडल में। अब उत्तर प्रदेश में जैसे नगर निगम 17 थे, मंडलों की संख्या कितनी? 18 मंडल है। अब ये 18 मंडल भी आपको याद रखने हैं। जैसे आगरा मंडल में कौन आएगा, अयोध्या मंडल में कौन आएगा, अलीगढ़ मंडल में कौन आएगा, चित्रकूट मंडल में कौन आएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग बताएंगे कमेंट में तो डिटेल में करा भी देंगे इसको। चलो अब जैसे ये है, देखो अम्बेडकर नगर है ना, कानपुर देहात है, जालौन है, सिद्धार्थनगर, इसके मुख्यालय बताने हैं आपको, हेडक्वार्टर, क्योंकि ये एक तरह से मंडल है भाई। तो अम्बेडकर नगर, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय अम्बेडकर नगर का कहाँ होगा भाई? ये होगा अकबरपुर, है ना, अकबरपुर माती, नहीं अकबरपुर से माती क्यों, माती 2 लिख दिया। अम्बेडकर नगर का होगा अकबरपुर, कानपुर देहात का होगा अकबरपुर माती। जालौन की बात करें तो उरई हो जाएगा भाई हेडक्वार्टर, और सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और दोस्तों अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाइए, कम से कम 8-10 घंटा करिए। आप नहीं करेंगे तो कोई और आपकी सीट खा जाएगा, वो मेहनत कर रहा होगा, है ना। रीलें, यूट्यूब और फालतू की कंट्रोवर्सी, दुनिया भर के टीचरों की जो लड़ाई चल रही है, वो सब छोड़ो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, हर लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने आप को पुश करिए और एक समय निर्धारित करिए कि इतना मुझे पढ़ना है और इतने टाइम तक पढ़ना है, इस वैकेंसी के लिए पढ़ना है। चलिए अगला देख लेते हैं। जनपद और मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फुले नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। बताइए भैया इसका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर का मुझे लगता है सभी को पता होगा, नोएडा। ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा, संत कबीर नगर खलीलाबाद, और सिद्धार्थनगर का क्या हो जाएगा? नौगढ़, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ होगा? नोएडा में, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में, या रामाबाई नगर में? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा है, तो आपने वो चूज़ कर लिया। अगर ग्रेटर नोएडा ऑप्शन में होगा तो आप वो चूज़ करोगे। अब जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर, कुशीनगर। तो जालौन का अभी बताया था आपको मैंने, क्या होगा भाई? जालौन का नवगढ़ हो जाएगा, जालौन का क्या हो जाएगा? नवगढ़ हो जाएगा। कानपुर देहात का क्या हो जाएगा? अकबरपुर माती, पर यहाँ अकबरपुर है तो अकबरपुर कर लो। और संत रविदास ये हो जाएगा आपका संत रविदास का, अब इसको हटा के भदोही कर लो, संत रविदास का भदोही, है ना, जो बदल गया है भदोही। कुशीनगर की बात करें तो ये पटरौना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पटरौना, है ना, ओरई हटा दो, भदोही कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो वित्तीय क्रियाएं हैं यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, उनकी निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है भाई? कौन सी वेबसाइट तैयार की है फाइनेंशियल क्रियाओं की निगरानी के लिए? अर्थशास्त्र, NIC, सृष्टि, या कोशवाणी? तो इसके लिए हमने कौन सी वेबसाइट को तैयार किया है? इसके लिए हमने तैयार किया है कोशवाणी को। किसको करा है? कोशवाणी को तैयार। दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है भाई? यानी एक्सपोर्ट इकोनॉमिक सेंटर नहीं है।
आगरा, खुर्जा, मेरठ या इलाहाबाद। तो यहाँ आप देखेंगे इलाहाबाद जो है वो निर्यात विकास केंद्र में नहीं आएगा। आगरा, खुर्जा, मेरठ है ना, ये सब निर्यात विकास केंद्र में आएंगे। जैसे आगरा है, आगरा से हम लोग सिल्क कारपेट जो होती है, सिल्क कारपेट, उसको एक्सपोर्ट करता है, हैंडीक्राफ्ट है ये सब। खुर्जा बुलंदशहर से पॉटरी वगैरह जो होती है, पॉटरी वगैरह उसको करते हैं। मेरठ से आपको पता है स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह होता है, वो हो जाता है। चलिए अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ पे करा गया है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर, आगरा या लखनऊ में। तो कहाँ पे है भाई ये? तो उत्तर प्रदेश जो औद्योगिक विकास निगम है ये आपका कहाँ है? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। और 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास जो निगम है इसका नाम बदला गया है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया है ना, अथॉरिटी कर दिया गया है। यानी UPSIDC जो था वो बन गया UPSIDA ना, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है। सिंपल सी चीज़। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है भाई? उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या उद्योग बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपको उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश का जो उद्योग बंधु पोर्टल है, जो वर्तमान में इन्वेस्ट यूपी जिसको बोलते हैं, इन्वेस्ट यूपी है ना, ये पोर्टल बनाया गया है इसके लिए। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है भाई? उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करना। तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु का क्या उद्देश्य है भाई? सिंपल सी चीज़ है ये। तो जो भी औद्योगिक इकाई है उनकी समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित कर देना है ना, ये इनका मेन उद्देश्य होगा। चलो अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की 1974, 1984, 1978 या 1990। तो इसकी स्थापना करी गई है 1974 में। कब करी गई है? 1974 में। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना। तो देखो वापस से वही सवाल है, पर्यटन विभाग पूछने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं इसको, तो 1974 ज़रूर याद रखना। और दोस्तों हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को नहीं इंस्टॉल करा है तो कर लीजिए प्ले स्टोर से। यहाँ से आप संपूर्ण लोअर पीसीएस की तैयारी 499 में कर सकते हैं। UP-SSC की जो हवलदार प्रशिक्षक है उसकी तैयारी 200 में कर सकते हैं। यानी UP-SSC के हर एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन, इंस्टॉल जरूर कर लीजिए। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है भाई? कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उद्योग जनरेट होता है? हथकरघा, चीनी, सूती वस्त्र या सीमेंट उद्योग। तो ये आपका कौन सा उद्योग है भाई? हथकरघा उद्योग है ना। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो इसी में काम करते हैं, ठीक है। और अच्छा अगर कृषि दिया होता तो वो नंबर 1 पे आ जाती है ना। कृषि के बाद नंबर 1 पे कृषि है, हथकरघा उद्योग दूसरे नंबर पे, पर यहाँ कृषि दिया नहीं है तो हथकरघा उद्योग हो जाएगा आंसर। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहाँ नियोजित है? कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। मतलब इसमें आप देखेंगे कृषि क्षेत्र है, 2025-26 के अनुसार अगर डेटा देखें तो लगभग 68% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। 68% है ना। चलो अगला देख लेते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? यानी यूपी कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। 6, 7, 8 या 9। बहुत ही आसान है भाई। इधर आपको पता है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, और इधर आपका कौन आ जाता है? हरियाणा आ जाता है भाई, है ना, हरियाणा आ जाता है। राजस्थान से भी करता है बॉर्डर शेयर, MP से भी करता है बॉर्डर शेयर, और इधर आपका छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है ना। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, बिहार हो गया आपका। तो 8 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, और एक यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली, है ना, ठीक है। फिर कह रहे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश में जो सबसे पूर्वी शहर है, सबसे पूर्वी जिले की बात कर रहा है, ये दिख रहा है आपको मैप, ये देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछ लेगा आपसे तो क्या बताओगे? तो शामली है। और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है, जो सोनभद्र दिख रहा है ये, ठीक है। तो आंसर हो गया बलिया इसका। फिर कह रहा है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ का क्यों? क्योंकि राजधानी भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए।
बलिया, हरदोई, उन्नाव या बाराबंकी, बहुत ही आसान है भाई। नहीं भी मैप देखा होता तब भी कर लेते, ऐसे ऑप्शन दे दिए, क्योंकि बलिया तो सबसे पूर्वी जिला है भाई। ठीक है, बाकी लखनऊ के आसपास के ज़िले ज़रूर एक बार देख लो, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, है ना। पूछा जा सकता है आपसे लखनऊ से जिला कौन कौन सा सटा है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ललितपुर, सहारनपुर या सोनभद्र। तो इसका जवाब मैप से आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो आपका जो दिखेगा, यानी आप देखेंगे ये ललितपुर जो है, ललितपुर ये उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़िले से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के, वो है सिर्फ झांसी, है ना। नहीं तो बाकी अगल बगल उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला नहीं, इधर एमपी, इधर आपका एमपी है ना, तीन तरफ से एमपी से घिरा है। तो ये पूछ रहा था आपसे। सोनभद्र भी है, तो यहाँ चंदौली से घिरा है, मिर्ज़ापुर इससे बॉर्डर शेयर करता है, और सहारनपुर बगल में शामली भी है, मुजफ्फरनगर भी है ना। तो ये काफ़ी डेप्थ में सवाल था और काफ़ी शानदार सवाल था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक ज़िले से सीमा साझा करता है, तो वो आपका ललितपुर है जो झांसी से करता है। बहुत शानदार सवाल। फिर अगला कह रहा है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या होगा भाई। अब आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, यानी बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इनमें से कौन छोटा है, कौन सबसे बड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी उससे बड़ा, मिर्ज़ापुर उससे बड़ा, सोनभद्र सबसे बड़ा। कह रहा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है भाई, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर। तो इनमें से गिवन ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ऐसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हापुड़ है, और सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो हरदोई, हमीरपुर, हाथरस या हापुड़। तो अभी बताया हापुड़ हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, और इसे बनाया कब गया है भाई, अगर ये पूछ ले आपसे हापुड़ को, तो 2011 में गाजियाबाद से अलग करके इसको बनाया गया है, 2011 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सोनभद्र या हरदोई। तो अभी बता दिया था भाई, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जौनपुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर या चित्रकूट। तो कौन इलाहाबाद से बॉर्डर नहीं शेयर करेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो इलाहाबाद के साथ इधर चित्रकूट है, संत रविदास नगर है, मिर्ज़ापुर है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, इधर आपका जौनपुर है ना। सोनभद्र नहीं होगा भाई। आज का प्रश्न है सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। ठीक, ये अभी आरओ 2023 का जो री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, है ना। तो जो भी सवाल पूछे गए उनको जरूर आपको करना है। तो पश्चिमी मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र या आपका मध्य मैदान क्षेत्र। तो कृषि के लिए सबसे अधिक संवेदनशील कौन है, तो ये है आपका कौन सा, बुंदेलखंड क्षेत्र, है ना। काफी ज्यादा आप देख रहे हैं कृषि के लिए संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे बताना है कि यूपी में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन 11 है। तो यहाँ कौन सा सही होगा आपका, तो आप देखेंगे यहाँ ना एक सही है ना दो सही है। क्यों, क्या कारण है भाई, तो उत्तर प्रदेश पहली चीज 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटे गए हैं, 9 नहीं, 4 आर्थिक क्षेत्रों में। कौन कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश जैसे ये मैप है मैंने कहा, तो एक पूर्वी है ना, पूर्वी संभाग है। ठीक, एक है आपका पश्चिमी संभाग, और एक है मध्य संभाग, है ना, उत्तरी नहीं, मध्य, मध्य, पूर्वी, पश्चिम, मध्य, और चौथा बुंदेलखंड। ये नाम याद रखना आप, 4 है, एक बुंदेलखंड है, पूर्वी है, पश्चिमी और मध्य संभाग है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें कृषि जलवायु क्षेत्रों की, तो वो 9 है, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो अभी ऊपर देखिए आपको बता दिया। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 9 है। जरूर याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ना। फिर से देखो पूछ लिया, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जरूर याद रखिएगा, 9 है। कितने हैं, 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पे हम लोग। और देखिए आपके लिए हमने डिस्काउंट होल दिया है, 499 में कोर्स हमारा चल रहा है पूरा,
11 पॉइंट का जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा मात्र 499 में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन, है ना। और जब खरीदिएगा तो कूपन कोड वाला ऑप्शन जो आता है अप्लाई कूपन, वहां लगाइएगा ज्ञान सर लोअर LOWER बिना स्पेस के, तो आपको ये मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड क्लासेस भी, सारे नोट्स भी। आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 11 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन या 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बार बार इसी तरह के प्रश्नों को आयोग देखो पूछ रहे हैं ना, बार बार इसी तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्जामों में, लोअर पीसीएस में 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था समझो। ठीक है, यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया, तो 9। ठीक है, चलो अगला है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? भाई इतना ज्यादा उसमें प्रदूषण हो चुका है, उसको जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। यमुना, गोमती, सई या तमसा? तो कौन सी है ये भाई? तो पहली चीज आप देखेंगे, एक तो यमुना नदी, ठीक, और दूसरी गोमती भी इसमें शामिल हो गई है। चलो अगला कह रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने हैं? भाई जो फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है आपसे, है ना। तो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 जो आ गई है लेटेस्ट की, उस पर बात करेंगे। तो 2023 वाला है भाई, उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यानी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कुल वन आवरण जो है उत्तर प्रदेश में, कुल वन क्षेत्र है ना, वन क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये सब आ जाते हैं। 9.23% है। कितना है? 9.23% है ना। बाकी अभी अलग से हम आपको यूपी का फॉरेस्ट डाटा जो है उसको कराएंगे, आपको एक वीडियो अलग से फॉरेस्ट रिपोर्ट पे दे देंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे अलग से एक वीडियो देंगे, सेंसस के आपको ऐसा करेंगे, MCQ करवा देंगे, इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया का भी यूपी का भी, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपको अलग से करा दिया जाएगा, परेशान ना होइए। फिर कह रहा है रिक्त स्थान में उचित चयन करना है कि 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का कितना % था? तो ये 2011 की बात कर रहा है, तो अब इसका कोई औचित्य नहीं है ना, क्योंकि 2012 में पूछा गया था। फिर तो आप देखोगे लेटेस्ट रिपोर्ट पूछी जाती है ना, अभी जो आपको करनी होगी वो लेटेस्ट करनी होगी। तो अभी मैंने बता दिया रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है कुल क्षेत्रफल का, तो आपको इसको अभी के अकॉर्डिंग देखना है ना, वो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको दे दूंगा अलग से करा के। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? अभी मुझे लगता है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 आई है कि नहीं आई है, वो देख के मैं आपको बताऊंगा। अभी 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं अगर, तो ना एक सही है ना दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्र में 6.24% जो है, 6.24 इतने प्रतिशत पर वन आवरण है। क्या है? वन आवरण, यानी फॉरेस्ट कवर है। अगर इसमें हम लोग वृक्ष आवरण भी मिला लें, यानी ट्री कवर भी मिला लें, तो ये बन जाएगा 9.96%। कितना बन जाएगा? 9.96%। यानी यूपी में जो उसका एरिया उसके 6.24% पे आपको वन दिखेंगे, वृक्ष आवरण को भी शामिल कर ले तो 9.96 के आसपास हो जाएगा, है ना। और एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, इसको शामिल किया जाए तो ये भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.24% है। तो ये डाटा का खेल है, जरूर याद रखें, इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्यों गलत है भाई? क्योंकि भाई वन भूमि नहीं है तो गलत है। जौनपुर में भी है, गाजीपुर में भी है, बलिया में भी, यहाँ भी फॉरेस्ट कवर है ना। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कवर आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट डाटा से सवाल बनता है, कोई डाउट है आप कमेंट में पूछेगा। बाकी मैं अभी लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखता हूँ PIB पे 2023 या 25 की जो भी होगी लेटेस्ट, उसको आपको समराइज करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगी। आज का सेशन है, पहला सवाल, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है? यारों में 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कौन से स्थान पे आता है भाई? तो आपको पता होगा भाई, पहले नंबर पे राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पे कौन आता है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो MP आ जाता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आ जाता है। दूसरा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 तक कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है।
तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी पता होनी चाहिए। कितनी भाई उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर? 67.68% कितनी है? 67.68%। 2001 में कितनी थी? 2001 में ये भी पता होनी चाहिए आपको। तो 2001 में थी 56.27%, 56.27। और यहाँ भी आप देखेंगे 2011 में मेल फीमेल का भी पूछ लेता है कई बार। तो मेल की ज़्यादा है, 77.28% के आसपास है, और फीमेल की वही 57.18% है ना। तो ये है मोटा मोटा जो आपको याद रखना। लिटरेसी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में कितना अंतर आएगा? तो यही हो गया आपका 11.45% का। अगला सवाल कह रहा है उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है ना। यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की, मतलब यूपी की लिटरेसी पूछ रहा है 2011 में। तो अभी मैंने ऊपर बताई ना आपकी कितनी हो गई, 67.68%। कितनी है? 67.68% लिटरेसी। इसमें से मेल की ज़रूर याद रखना 77.28%, फीमेल की 57.18%। फीमेल की कम है, मेल की ज़्यादा है। फिर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में, देखो पुरुष साक्षरता पूछ ली कि नहीं पूछ ली, मेल की लिटरेसी क्या है ये पूछ रहा है आपसे। 59.26, 69.72, 60.34 या 79.24। तो क्या होगी भाई? तो यहाँ पे तो देखो अभी तो मैंने आपको क्या बताया था, कितना बताया था? 77 पॉइंट कुछ बताया था ना। यहाँ पे अप्रॉक्स में क्या दिख रहा है आपको? ये है ना। तो एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है तो आप यहाँ पे जाओगे। अगर एग्जैक्ट नहीं दिया है तो आपको मोटा मोटा एवरेज हो भाई याद है 77.28। अगर एग्जैक्ट नहीं दिया है तो जो उसकी एक्यूरेट है तो आप वहाँ तक चले जाइए, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश की 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या थी? भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक, राजस्थान से अधिक, उड़ीसा से कम या बिहार से कम? तो ये सबसे ज़्यादा कठिन सवाल लग रहा होगा आपको। तो 2001 में अभी मैंने आपको बताई थी साक्षरता दर भारत उत्तर प्रदेश की थी 56.3% के आसपास, और राजस्थान की आप देखेंगे तब ज़्यादा थी, 60% से अधिक थी, और उड़ीसा की भी 60% से ज़्यादा ही थी, 63 के आसपास। बिहार से कम तो कैसे हो सकती? बिहार की तो सबसे कम होती है हमेशा ही, 47 ही थी, है ना। तो यहाँ कह सकते हो आप कि 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो उड़ीसा से कम रही है। राजस्थान से ज़्यादा कैसे हो सकती है? उससे भी कम ही है, उड़ीसा से कम है। तो थोड़ा सा टफ सवाल था ये। चलो अगला है, कह रहा उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, कारण महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप संगति नहीं रही है। मतलब महिलाओं की साक्षरता दर धीरे बढ़ी है पुरुषों के हिसाब से। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, पर इसका कारण ये नहीं है ना। इसका कारण ये नहीं है कि भाई महिलाओं की साक्षरता दर धीरे बढ़ी है, पुरुषों की ज़्यादा बढ़ी इसलिए वो स्थिर रही है, ऐसा नहीं। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ये उसकी व्याख्या नहीं करेगा। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है भाई? औरैया, इलाहाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता जनपद वाला कौन हो जाएगा? तो यूपी में आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी पूछेगा तो वो तो आप बताओगे गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद अगर ओवरऑल देखोगे सभी जिलों में तो गाज़ियाबाद की सबसे ज़्यादा है, लगभग 85% के आसपास, है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर जो आता है आपका, उसकी आ जाती है लगभग 82%। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका कानपुर, है ना। तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है? कानपुर आ जाता है, यहाँ भी 81% के आसपास। तो नंबर 1 में लिटरेसी में गाज़ियाबाद है, दूसरे पे गौतम बुद्ध नगर है, तीसरे पे आपका कानपुर है ना। और फिर औरैया आ जाता है आपका, औरैया, इसकी भी लगभग 80% के आसपास है ना। और वही देखेंगे श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती की सबसे कम है, श्रावस्ती सबसे कम लिटरेसी है। गाज़ियाबाद की सबसे ज़्यादा, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, ठीक है। तो यहाँ इनमें से कौन हो जाएगा भाई जिसकी सर्वाधिक है? तो ये कानपुर नगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कानपुर नगर हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछेगा तो क्या बता दोगे भाई? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछेगा तो भी आप बता लोगे, और सबसे कम वाला तो भी आप बता सकते हो। अगला देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहा है? गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, कानपुर नगर या वाराणसी? तो अभी बताया ना कौन हो जाएगा इसका आंसर सही सटीक? तो ये हो जाएगा आपका गाज़ियाबाद। चलिए अगला देखते हैं। अगले में कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला औरैया, इलाहाबाद, कानपुर नगर या वाराणसी?
तो आपको पता होगा अगर 2011 का सेंसस देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षर प्रतिशत तो गौतम बुद्ध नगर का है। गौतम बुद्ध नगर जो कि 80% के आसपास निकलता है, 80.12। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है कानपुर, है ना, 79.65% के आसपास। तीसरे नंबर पे आपका जो आता है वो आता है औरैया, है ना। चौथे पे आपका इटावा आ जाता है। पांचवे पे गाजियाबाद आ जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो कानपुर नगर हो जाएगा। चलो अगला कह रहा है 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर या वाराणसी? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की हो जाएगी। किसकी? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पूछेगा तो श्रावस्ती की हो जाएगी। सबसे कम श्रावस्ती की है, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की। फिर कह रहा है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी भाई? गाजियाबाद, कानपुर, महोबा, वाराणसी। तो इन चारों में अभी मैंने ऊपर आपको देखो बताया था ना, गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन आता है? कानपुर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा भाई। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इटावा। तो फिर से आसान सवाल, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अब ये चार जिले, इनको सही अवरोही क्रम में लगाना है आपको कि औसत साक्षरता दर में। अवरोही मतलब हो गया ज़्यादा किसका है और कम किसका है। तो देखो गौतम बुद्ध नगर तो सबसे ज़्यादा है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद कानपुर नगर, ये भी सही है भाई। औरैया तीनों में दे दिए, यहाँ तो फंसा दिया भाई। अब चौथा भाई क्या होगा, गाजियाबाद या इटावा? तो इटावा सही है ना। उसके बाद गाजियाबाद आ जाएगा। तो ये पांच आपको याद रखने हैं, गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा आपका औरैया है ना, और चौथा आपका इटावा है, पांचवा आपका गाजियाबाद है। ठीक है। चलो फिर कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, गाजियाबाद। इनमें से किसकी सबसे ज्यादा लिटरेसी है भाई? तो अगेन इनमें से भी गाजियाबाद हो गया ना। आपको टॉप 5 वाले ही मिल जाएंगे, उन्हीं में से आप कर ले जाओगे आराम से। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 2011 किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है भाई? महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है? ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल हो गया, ये अगर नहीं भी आता होगा तब भी आप कर ले जाओगे। बलिया, गोरखपुर, देवरिया, रामपुर, है ना, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है यहाँ पे ज़्यादा, तो आपको पता है समानता है, ये लोग महिलाओं को कम पढ़ने लिखने देते हैं। तो ये तो बिना आते भी आप तुक्का मार के भी कर सकते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है भाई? अब फिर से देखो वही सवाल घुमा के पूछा गया, रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती या बहराइच। पर यहाँ पे श्रावस्ती आ गया है तो आपको श्रावस्ती पे टिक करना है, क्योंकि श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है या सबसे कम लिटरेसी है ना। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा लिटरेसी कानपुर नगर में है भाई, कानपुर नगर। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, कुशीनगर, श्रावस्ती या उन्नाव। तो अभी बताया मैंने आपको, सबसे कम जनसंख्या आपको मतलब लिटरेसी कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको श्रावस्ती में। ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता है? तो फिर से देखिए वही आगे श्रावस्ती पे सीधा निशाना मारो, आंसर। चलो आज क्या है, कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही मैच नहीं कर रहा है? ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर कह रहा देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 18.5% था। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर घन, तो 829 है यूपी में। और उत्तर प्रदेश 2001 से 2011 में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, दश की वृद्धि, वो 20.23% की हुई है। महिला साक्षरता 57.18% है। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो लगभग 16.5% है। कितना है? 16.5%। ये आपको याद रखना है, 16.5%। ये तीनों बिल्कुल सही है। अगला है 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? तो देखो अभी ऊपर दिखाया ना, 2001 से 11 में दशकीय वृद्धि दर तो 20.2 के आसपास। और यहाँ पे एकदम अप्रॉक्स देखो सब दिए हुए हैं, 20.46, 22.19, 18.69, 20.09। तो अगर एग्जैक्ट पूछ लेगा तब क्या करोगे भाई? अगर एग्जैक्ट पूछ लेगा 20.2% तक ठीक थी, पर जो फाइनल आंकड़े अगर अनंतिम माने तो 20.09 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट अनंतिम आंकड़े जो है वो 20.09, जो आयोग ने इसको आंसर को माना था। ये लोअर पीसेज में 2000
2009 में पूछा गया सवाल था, ठीक है, लोअर पीसेज में पूछा जा चुका सवाल है ये, ठीक, तो याद रखना इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला अनुपात क्या है भाई, यानी सेक्स रेशियो क्या था 2011 में, ये पूछ रहा है आपसे। तो 2011 में महिला और पुरुष का सेक्स रेशियो है 912 है ना, यानी 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं थी। अच्छा 2001 में कितना था ये भी पूछ सकता है, 2001 से 11 की तुलना में घटा है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो 2001 में था 898 है ना, 1000 पुरुषों में 898 ही महिलाएं थी। तो आप देखेंगे बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 14 बढ़ा है ना, तो ये भी याद रखना। 2001 में 898 था, 2011 में 912। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा कब, जो सेक्स रेशियो है इसका विभेद सबसे ज़्यादा कब घटा है भाई, 1961, 71 में, 81, 91 में, 71, 81, 91, 2001। तो मैंने ऊपर आपको बताया 2001 में कितना हुआ था 898, 2011 में कितना हुआ आपको बताया 912 है ना। जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रही चीज़ें देखो सही हो रही है, एलपीजी रिफॉर्म जैसे ही आया था ना उसके बाद से स्थितियाँ बदली थी ना। तो यहाँ पे 1991 से 2001 में घटा था है ना, 1991 में कितना था 879 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे सुधार हुआ है। तो ऐसे भी याद रखना 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था तो वहाँ से थोड़ी सी स्थितियाँ बदली थी, मॉडर्नाइज हुई थी चीज़ें। 2001 जनगणना के अनुसार क्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा था, तो ये तो चलो 2001 के अनुसार पूछा गया था, आपसे 2011 के अनुसार पूछेगा अब अगर, है ना, जो लेटेस्ट है तो वो तो 2011 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पहला नंबर याद रखना जौनपुर है ना, 1024 है। दूसरे नंबर पे आता आजमगढ़, जौनपुर है, आजमगढ़ है। तीसरे पे फिर देवरिया आ जाता है, देवरिया। और चौथे नंबर पे आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ है ना। तो याद रखना सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ है ना। और 2001 में जो था जौनपुर से ज़्यादा आजमगढ़ था। 2001 में नंबर 1 पे आजमगढ़ था, जौनपुर दूसरे पे था, 11 में चीज़ें बदल गई, ठीक है। चलो कह रहा जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक में कितनी है भाई, यानी यूपी में क्या पूछ रहा है, बालिका यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना। अभी जैसे मैंने 912 वो बताया वो तो पुरुष और महिलाओं का था, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो आपको याद रखना है 902 है, कितना है 902, यानी 1000 बच्चों में 902, ठीक है, याद रखना 902। और फीमेल सेक्स रेशियो अगर पूछेगा तो वो कितना है 912। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 829, ठीक है। फिर कह रहे 2011 की अंतिम आंकड़ों के आधारित तो उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीति की कूट से कौन सा सही है। कह रहे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। देश में जनसंख्या में देखें तो 16.5% जनसंख्या है इसकी। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो भाई यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है, ये तो बिल्कुल सही है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से। देश की जनसंख्या में अगर आप देखोगे तो कितने प्रतिशत है देश की जनसंख्या, ये भी अभी बताया था आपको 16.5% है, ठीक, ये भी सही हो जाएगा। और इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यौन अनुपात मतलब सेक्स रेशियो 912 है, और राष्ट्रीय कितना है बल्कि 943। तो क्या ज़्यादा है इसका यौन अनुपात उससे, नहीं, ज़्यादा तो नहीं है। साक्षरता दर लिटरेसी अगर देखेंगे तो लिटरेसी यूपी की कितनी है 67.7%, और देश की लिटरेसी कितनी है 73%। अब देखो यहाँ से आपको कैसे सवाल गलत होता है वो देखो, यहाँ क्या पूछा, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो जनगणना की अगर 11 के आंकड़े देखोगे तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा राज्य था, 5वां नंबर पे था, तब चौथे नंबर पे नहीं था। कौन से नंबर पे था, 5वें था, क्योंकि तब तेलंगाना नहीं बना था। तो ये समझे, इस चीज़ को भी याद रखना कि सवाल किसके कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। यहाँ 2000 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर पूछ रहे हैं ना, तब उत्तर प्रदेश चौथा नहीं था, तब उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे था, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यानी ये हो गया आपका गलत, है ना, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा भी गलत है क्योंकि सेक्स रेशियो देखो ये कह रहा थी कि ऐसा नहीं है, यूपी का कम है, राष्ट्रीय ज़्यादा है, यानी 2 और 4 आपका सही है सिर्फ। तो ऐसे ध्यान से पढ़ना है ना, ये इसी टाइप के क्वेश्चन में फिर सिली मिस्टेक्स हो जाती है, आते हुए सवाल गलत हो जाता है भाई। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी।
SCS का क्विज हम दे रहे हैं अपने ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ना, 320 रुपये में आपको क्विज मिल जाएगा। 3 से 4 हज़ार सवालों की प्रैक्टिस उसमें ऐप में कराई जाएगी, जाके उसको जरूर ले लीजिए। फिर कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी, है ना। तो बहुत ही आसान है, यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने परसेंट, मैं बार बार बता चुका हूँ 16.5%। तो अप्रॉक्स में कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, ये सवाल अभी हाल ही में पूछा गया सवाल है, यूपी PCS में पूछा गया था, स्मार्ट सिटी से आच्छादित कौन कौन से थे। तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत आए थे 10 शहर, जैसे मुरादाबाद था, है ना, ये पूछ भी सकता है आपसे। मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली था, और झांसी हो जाएगा, कानपुर हो गया भाई, प्रयागराज हो गया, जो भी मिलियन सिटीज़ हैं, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया भाई, आगरा हो गया, है ना। ये 10 थे, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, वाराणसी, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। चलो अगला है, निम्नलिखित या उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, यानी जो हृदय योजना आई थी उसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो यूपी की हृदय योजना क्या थी, उसके तहत बताना है। तो ये समझो, यूपी की हृदय योजना लॉन्च करी गई थी 2015 में, है ना, और ये सवाल पूछा गया अभी हाल ही में। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण है। और ये योजना जो थी ये 12 शहरों में कार्यान्वित करी गई थी, 12 शहरों में। उसमें से कौन कौन सा इसमें शामिल है ये आपसे पूछ रहा है भाई। तो वाराणसी हो जाएगा और आपका मथुरा हो जाएगा, वाराणसी और मथुरा, सिर्फ ऑप्शन 1 2, ठीक है। वाराणसी था, मथुरा था, अजमेर हो जाता आपका, अजमेर इसके अंतर्गत शामिल था, अमरावती था, अमृतसर इसमें शामिल था, और कर्नाटक में इधर बादामी, द्वारका, गया और कांचीपुरम, पुरी, है ना, ऐसे ये आपको याद रखना था, है ना, पुराना है ये। यूपी के 2 थे, वाराणसी, मथुरा आपका। चलो अगला कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है। तो मिलियन सिटीज़ की बात कर रहा है भाई, यहाँ पे अंतिम स्थान पर कौन है। देखो यहाँ भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। क्या कह रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है देश के मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर। तो मिलियन नगरों में अगर देखेंगे, देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 53 नगर थे, मिलियन सिटीज़, 53 मिलियन शहर थे, जिनमें से सबसे छोटा था आपका कोटा। ठीक, सबसे छोटा क्या था, कोटा था आपका। एग्जैक्ट इसकी 10,01,000 कुछ जनसंख्या थी, तो सबसे छोटा कोटा था। पर यहाँ पे ऑप्शन मैंगलोर दे दिया है, पर मैंगलोर मिलियन सिटी ही नहीं है, मैंगलोर मिलियन सिटी ही नहीं है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ही 4,76,000 थी। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो मिलियन सिटीज़ 2011 की जनगणना के अनुसार 53 है, जिसमें सबसे छोटी कोटा है। और सबसे बड़ा मिलियन पूछ लिया अगर, मेरी सबसे बड़ी मिलियन सिटी कौन सी है, इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। तो बहुत बेसिक है, आपको पता होगा सबसे बड़ी मिलियन सिटी कौन सी है। फिर कह रहे हैं 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या होगा। तो ये तो 2001 के हिसाब से पूछा, अगर 11 के हिसाब से पूछ ले हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं। 11 के हिसाब से 10 लाख नगरों में, तो नंबर 1 पे 10 लाख नगर में आ जाएगा आपका कानपुर, ठीक, और नंबर 2 पे आ जाएगा आपका लखनऊ, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा गाज़ियाबाद। अब कौन आ जाएगा तीसरे नंबर पे, गाज़ियाबाद। चौथे नंबर पे आपका आगरा आ जाएगा, 5वें पे आपका वाराणसी आ जाएगा, है ना, 5वें पे आपका वाराणसी आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 1 के अनुसार अगर देखते तो कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, तो ये आंसर होता। पर अब 11 के अनुसार देखेंगे तो कानपुर, लखनऊ एज इट इज़, उसके बाद गाज़ियाबाद है, फिर आगरा है, फिर वाराणसी है, ठीक है। यानी कानपुर की जनसंख्या ज़्यादा है, 2,92,00,000 के आसपास है, लखनऊ की 2,90,00,000 के आसपास है, गाज़ियाबाद 2,36,00,000 है ना, ऐसे। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार करिए, जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम, यानी ज़्यादा किसकी है और कम किसकी है। ये भी आसान प्रश्न है, आप आराम से बता सकते हो, सेट कर लो इसको आप। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो जाएगी भाई, तो अभी मैंने बताया कानपुर, तो कानपुर यहाँ दिख रहा है इन 2 ऑप्शन में हमें, तो ये दोनों में से खेल होगा। कानपुर के बाद कौन आना चाहिए, तो कानपुर के बाद अभी बताया ना, लखनऊ है दूसरे नंबर पे, उसके बाद
गाज़ियाबाद आ जाएगा, देखो गाज़ियाबाद आ गया। तो 2 4 1 3 आंसर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये ज़रूर याद रखो। 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो 10 लाख की नगर है वो है कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, है ना। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, ठीक है। चलो फिर कह रहे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है भाई मैंने आपको 12 मिलियन शहर बताए ना, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद। कौन मिलियन सिटीज़ में नहीं आएगा भाई, बता दीजिए इसका उत्तर। बिल्कुल सही, कौन नहीं आएगा, मुरादाबाद नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रयागराज भी मिलियन शहर है, मेरठ भी है, आगरा भी है, मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। आज का सबसे पहला सवाल शुरू होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार यानी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है भाई। तो देखिए, अब आपको पीवाईक्यू कैसे करना है ये मैं बता ही चुका हूँ। जैसे ये प्रश्न है, अब ये पूछा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, इस बार हो सकता है पूछ ले सबसे छोटा कौन है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी वन्यजीव विहार कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है ना। कितने वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश में, हाल ही में कौन बना है, तो ये सारी चीज़ें, कौन सा किस राज्य में मतलब जिले में ये पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बार ये लिस्टिंग देख लेते हैं ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करें तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है भाई, देखो लिखा हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ पड़ता है भाई, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मतलब मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, है ना। काफ़ी जिलों में फैला हुआ है ये, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछा गया कि कितने जिलों में फैला है, तो एग्जामिनर और डेप्थ में जाएगा तो यहाँ तक चला जाएगा, है ना। और आपको बिल्कुल रिस्क लेके नहीं चलना है कि पहली बार में लोअर पीसेस बनना है, फिर भरोसा नहीं है कब आएगा, तो आपको डेप्थ में थोड़ा जाना पड़ेगा। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर याद रखना। 1986 में बना था, 1986 में बना था, ठीक, खत्म। अच्छा, राज्य का पहला वन्यजीव विहार कौन सा था, जो सबसे पहला वन्यजीव विहार था, तो ये था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, है ना। और ये आप देखोगे भाई आज़ादी के उधर बना 1957 में। तो सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में 1957, सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है 1986 में बना है, ठीक है। और सबसे छोटे की बात करें तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि आपकी कहाँ पड़ेगा, ललितपुर में पड़ेगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है ये, ललितपुर में। 1977 में ये बना था, 1977। सबसे बड़ा भी पता चल गया, सबसे छोटा भी आपको पता चल गया, ठीक है। और पहला भी पता चल गया, पहला चंद्रप्रभा चंदौली और छोटा हो गया महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में है, और हस्तिनापुर वाला हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है, किशनपुर वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये आपका बहराइच में है, कतरनिया घाट कहाँ पे है, बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव विहार ये आपका चित्रकूट में है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, कहाँ है, चित्रकूट में है। चंबल वन्यजीव विहार ये आपका आगरा और इटावा में पड़ जाएगा भाई। कैमूर वन्यजीव विहार की बात करें, मिर्जापुर, कैमूर मिर्जापुर, ठीक है। और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में है, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। और सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी हो जाएगा, कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक है। तो कछुआ वाराणसी, सोहेलवा श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सुहागी महाराजगंज, कैमूर मिर्ज़ापुर, चंबल आगरा इटावा, महावीर स्वामी ललितपुर, ठीक है। अब यहाँ लगाओ भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है भाई, तो हस्तिनापुर हो जाएगा, ठीक है। और ये चारों रिकॉल भी कर सकते हो आप, चाहे चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली, है ना। किशनपुर कहाँ पे हो गया आपका, लखीमपुर खीरी। रानीपुर कहाँ हो गया, चित्रकूट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कह रहा है कहाँ पे, बब्बर सिर सफारी, लॉयन सफारी। तो यूपी में लॉयन सफारी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, इटावा में है लॉयन सफारी, ठीक है, कहाँ पे, इटावा में। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। दो ये हैं, है ना, जैसे शमशापुर पक्षी विहार रायबरेली, नवाबगंज पक्षी विहार इलाहाबाद, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, सांडी पक्षी विहार हरदोई, है ना। तो अब ये क्या है, बर्ड सेंचुरी आपसे पूछा है, तो देख लो भाई उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार भी देख लेते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार भी बोलते हैं, राज्य का पहला पक्षी विहार है ना बर्ड सेंचुरी। अब अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का पहला बर्ड सेंचुरी कौन सा है, तो यही है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी या चंद्रशेखर आज़ाद जो है पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में पड़ेगा, है ना। और 1984 में स्थापित हुआ था ये, 1984 में, ठीक है। ये राज्य का पहला है। लाख बहुशी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का, जो कि कन्नौज में है, लाख बहुशी पक्षी विहार, ठीक है, कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार ये आपका हरदोई में पड़ जाएगा। बखीरा बर्ड सेंचुरी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है बखीरा। ओखला गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगी। और समन पक्षी विहार ये मैनपुरी में है भाई। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में हो जाएगा, विजय सागर पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार,
जो कि एटा में पड़ेगा, है ना। बिहार का पटना मत समझ लेना, पटना पक्षी विहार सबसे छोटा है, ये एटा में है, ठीक है। और सबसे बड़ा लाख बहोशी कन्नौज में है। सुरहताल पक्षी विहार ये आपका बलिया में हो जाएगा। सुर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा इटावा में है, सुर सरोवर पक्षी विहार। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपका प्रतापगढ़ में आ जाएगा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। पार्वती आर का पक्षी विहार ये गोंडा में है, पार्वती आर का पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार की बात करें तो ये रायबरेली में है, समसपुर पक्षी विहार। शेखा झील ये अलीगढ़ में है आपकी, शेखा झील कहाँ पे, अलीगढ़ में। और चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र इलाहाबाद में, है ना। तो शेखा झील याद रखना, अलीगढ़, समसपुर रायबरेली, पार्वती आर का गोंडा, है ना। तो ये आपके पक्षी विहार हो गए। तो अब आराम से आप बता सकते हो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पे हो जाएगा, उन्नाव में, है ना। ये राज्य का सबसे पहला पक्षी विहार है जो कि 1984 में बना था, है ना। बाकी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बता रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। कौन सा इसमें सही है, सही सुमेलित कौन सा है। तो देखो बखीरा एक कबीरा, तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, है ना, संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य तो आपने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा के बारे में सुना है, तो वही गौतम बुद्ध नगर में है ये। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य ठीक है, हरदोई में पड़ेगा ये। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका ललितपुर में आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे आपका सी सही था। फिर कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है आपका, दुधवा लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो वो भी देख लो भाई, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, है ना, लखीमपुर खीरी में 1977 में ये बना था। बाकी टाइगर रिजर्व कितने भाई, 4 हैं टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी 2010 में बना था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। पीलीभीत शाहजहाँपुर, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य चित्रकूट, है ना। तो रानीपुर चित्रकूट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका पीलीभीत शाहजहाँपुर, अमनगढ़ बिजनौर हो गया, दुधवा हो गया लखीमपुर खीरी, ठीक है। चलो अगला है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो अभी बताया मैंने भाई, उन्नाव जनपद में। कहाँ हो जाएगा, उन्नाव में, ठीक है। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है भाई, आजमगढ़, बलिया, हरदोई या प्रतापगढ़। तो ये कहाँ पे है भाई, अभी बताया ना, बलिया में। सुरहाताल कहाँ हो जाएगा, बलिया में हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी रामसर वेटलैंड यूपी में नहीं है कह रहा है। तो पहले आपको ये पता हो कि यूपी में कितने रामसर वेटलैंड है भाई, अभी करंट अफेयर तक मिला दें तो 13 रामसर साइट है टोटल। कितनी है, 13। ये समझो अभी यूपी से 2025 का सवाल है ना, उसमें पूछा गया है। तो ये एक बार मैप से आप देख लीजिए, 13 रामसर वेटलैंड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। अच्छा, तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, ये भी याद रखिएगा। जैसे हैदरपुर वेटलैंड, ये आप देखो कहाँ पड़ रहा है, मुजफ्फरनगर में, है ना। मुजफ्फरनगर बिजनौर इसके बॉर्डर पे पड़ जाता है ये हैदरपुर वेटलैंड। अपर गंगा रिवर ये सबसे बड़ा वेटलैंड है जो कि अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, है ना, यहाँ फैला हुआ अपर गंगा रिवर। अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल। शेखा झील अलीगढ़ में, ये भी वेटलैंड है शेखा झील। पटना बर्ड सेंचुरी जो कि सबसे छोटी भी है, ये एटा में है। सुर सरोवर आगरा में पड़ेगी आपका। सरसाई नवार झील इटावा में, ये भी वेटलैंड है। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में, ये भी वेटलैंड है आपकी। संडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में है। उन्नाव में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी हो गई आपकी। पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी गोंडा। बखीरा बर्ड सेंचुरी संत कबीर नगर। और जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या सुरहाताल भी बोलते हैं, बलिया, है ना। और रायबरेली में आपकी समसपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये 13 वेटलैंड है। कितने, 13 रामसर वेटलैंड है। आपको इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे आने वाले एग्जाम में आपको लोअर पीसेस के ज़रूर सवाल देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो अपर गंगा रिवर हो जाएगा। सबसे छोटा अगर पूछेगा तो क्या बताओगे भाई, शेखा झील, है ना। शेखा झील जो है ये सबसे छोटी वेटलैंड है, सबसे छोटी वेटलैंड, है ना। और अगर सबसे छोटा पूछेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपकी पटना बर्ड सेंचुरी है सबसे छोटी, है ना, कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे। शेखा झील जो है ये सबसे छोटी रामसर साइट्स है और अपर गंगा रिवर सबसे बड़ी रामसर साइट है। तो बताओ यहाँ पे सरसई नवार झील, रुद्र सागर झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नहीं होगा भाई। आराम से बता सकते हो भाई कि सर रुद्र सागर झील नहीं होगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा। और ये कहाँ पे भाई, इटावा, ये कहाँ पे हो गई, रायबरेली, ठीक है। अगला सवाल देखो, कौन सा रामसर स्थल कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है भाई। सुर सरोवर, सरसई नवार झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य या सुरिंसर मानसर झील। तो सुरिंसर मानसर बहुत ही आसान, ये आपका जम्मू कश्मीर में भाई। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में।
सुर सरोवर कहाँ पे है? आगरा में हो जाएगा आपका। सरसई नवार कहाँ पे? आपका इटावा में हो जाएगा भाई। शमशापुर कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका रायबरेली में हो जाएगा ना। कहाँ पे हो जाएगा? रायबरेली में भाई। सिंपल। तो सबसे पहले ये कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति यानी पहली मिनरल पॉलिसी जो थी वो कब घोषित हुई थी? 29 दिसंबर 1999, 97, 96 या 98? तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड पूछी भी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन की खोज है, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में सबसे पहले भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी, है ना। यानी जो मिनरल इंडस्ट्रीज वगैरह है उसकी स्थापना 1955 में हुई। खनिज उद्योगों पर आधारित, है ना, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में। एक तो ये डेट आपको याद रखनी, नोट कर लो। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ये कब बना है भाई? यूपी मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में बना है। ठीक। फिर उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति जो आई थी, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति वो 1998 में घोषित करी गई थी। कब? 1998 में। 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई इस बार, है ना, कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं जो खनिज बाहुल्य हैं। तो ये 12 जिलों के आपको नाम भी याद रखना। मोटा मोटा ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में वो आ जाएगा। जैसे इलाहाबाद है, झांसी है, सहारनपुर ऊपर है, मिर्ज़ापुर है, ललितपुर है, जालौन है, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। ये आपको नाम याद रखने होंगे। 12 जिले हैं जो खनिज बाहुल्य हैं। इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। ठीक है। अब अच्छा दूसरी भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में जो दूसरी खनिज नीति आई वो कब मंजूरी मिली? तो 30 मई 2017 को जो है भ्रष्टाचार मुक्त इन सब पे आधारित एक नई खनिज नीति बनाई गई है। तो आपको 3 डेटें याद रखनी है। एक तो ये कि अभी जो उत्तर प्रदेश में नई खनिज नीति बनी वो 30 मई 2017 को बनी। पहली खनिज नीति आई थी 29 दिसंबर 1998 को। 12 जिले हैं खनिज बाहुल्य हैं। ठीक। और खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1998 हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में कह रहा है कौन सा एक खनिज जो है वो नहीं पाया जाता है भाई? इस तरह के देखो सवाल पूछे जाते हैं। चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक या जिप्सम। तो आपको ये पता उत्तर प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है? आप बता दोगे भाई। जैसे ये देखो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज है ना, जैसे कोयला है, लाइमस्टोन है, और सिलिका सैंड है, डायसोपोर है, ग्रेनाइट है, और डोलो स्टोन है, सैंड स्टोन है, बालू, मोरंग, है ना, साधारण बालू, ये सब पाए जाते हैं। कौन से जिले में? ये देख सकते हो आप भाई। जिले वही है जो 12 जिले खनिज बाहुल्य हैं, बस वही, है ना। तो इसमें आप देखोगे जो अभ्रक है ये नहीं पाया जाता है। बाकी ये देखो जैसे कोयला है सिंगरौली में पाया जाता है, बॉक्साइट है ये चित्रकूट में मिल जाता है ना, डोलोमाइट है ये सोनभद्र में मिल जाता है, पोटाश लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, एंडुलासाइट ये भी आपको सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में मिल जाएगा, पायरोफिलाइट मिल जाएगा झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में, सेल खड़ी है, पायराइट है, रॉक फॉस्फेट है, फायर क्ले, हीरा, तांबा, चूना पत्थर, सोना है, बेराइट है, ग्रेफाइट है, जिप्सम भी मिल जाएगा, सैंडस्टोन, डाइसापोर, ग्रेनाइट, है ना, ये सब मिल जाएगा आपको। अभ्रक नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलो फिर ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खनिज जो पाए जाते हैं सही मिलान करना है। जैसे सोनभद्र में क्या पाया जाएगा, ललितपुर में क्या पाया जाएगा, इलाहाबाद में क्या पाया जाएगा। सोनभद्र में क्या मिलता है भाई? चूना पत्थर हो जाता है। ललितपुर में आपका तांबा हो जाता है। इलाहाबाद में सिलिका बालू हो जाती है। तो इस पे आधारित आपने देखा है प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बार आपको चाहिए ये लिस्टिंग जो है ये आपको करनी चाहिए। चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, ज़रूरी है एग्जाम में पूछ लेगा, है ना। जैसे कोयला है सिंगरौली में मिल जाता है, बॉक्साइट चित्रकूट में मिल जाएगा आपके, डोलोमाइट सोनभद्र में मिल जाएगा आपके, है ना, पोटाश लवण है प्रयागराज, चंदौली, बांदा वगैरह में है, एंडुलासाइट सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में है, पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर है, सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी में मिल जाएगा आपको, है ना, और पायराइट सोनभद्र है, रॉक फॉस्फेट ललितपुर है आपका, तांबा देखो ललितपुर है, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में है, चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वगैरह में है, सोना जो है आपका ये सोनभद्र वगैरह में मिल जाएगा, बैराइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है, ग्रेफाइट हमीरपुर में है, जिप्सम पूछ सकता है आपसे झांसी हमीरपुर, सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर है, ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर वगैरह है, लॉ एस्क ललितपुर है, कैल्साइट मिर्ज़ापुर है, चाइना क्ले सोनभद्र है, फ्लेस्पार झांसी है, सिल्मेनाइट सोनभद्र है, गेरू आपका बांदा हो जाएगा, यूरेनियम बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ललितपुर, है ना, गेरू यूरेनियम
इंपॉर्टेंट है। संगमरमर इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ापुर सोनभद्र। एस्बेस्टस इंपॉर्टेंट हो जाएगा मिर्ज़ापुर झांसी, है ना, गेरू, ठीक है। तो याद रखना इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब इसको आप मिलाइए, जैसे सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, इसी तरह के देखिए पूछे भी जाते हैं। सोनभद्र में क्या मिल रहा है, अभी मैंने बताया था आपको, क्या था, सोनभद्र में चूने का पत्थर हो जाएगा। इलाहाबाद में क्या हो जाएगी भाई, बालू मिल जाएगी ना, इलाहाबाद में बालू हो जाएगी, इतनी गंगा जी का संगम है वहाँ पे। ललितपुर में तांबा, अभी बताया मैंने। मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो ये मेनली डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो आप पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना, इनको ज़रूर याद रखिए। फिर से देखो अगला है, फिर से देखो वही जिला घुमा के पूछा गया कि नहीं, सोनभद्र, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, है ना। तो अब तो ललितपुर में पता हो गया होगा, तांबा है भाई ललितपुर का, यानी सी का एक देख लो, 2 जगह दिख रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन तो घट गए। और शीशा बालू भी बता दोगे आप, इलाहाबाद हो जाएगी भाई, है ना। शीशा बालू क्या हो जाएगी, इलाहाबाद, यानी बी में 2 दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में। सोनभद्र में चूना पत्थर हो गया और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक है। याद रखना ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, यही हो जाए तब भी बहुत है। पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन से भाई, तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट, या कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, ये आपको रट लेना है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज यही है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज है। अब कह रहे उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ हैं, तो अभी सबसे पहले लिस्टिंग में मैंने आपको दिखाया ना, सिंगरौली। ये देखो सबसे पहले बताया था ना, सिंगरौली कोयला। देखिए यही खासियत है कि SCS के नोट से सवाल आते हैं ना, क्योंकि भाई हमारी टीम जो है वो लगातार कंटेंट पे ही काम करती है, जो लगातार पूछे जाते हैं उसका पूरा कंटेंट हम आपको देते हैं, बस आप उसको पढ़ना है। 499 में पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं 11 पॉइंट सिलेबस का। अभी भी आपको दिक्कत आ रही है तो फिर क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ले लीजिए और अपना पढ़ना चालू करिए, उसको दबा के प्रैक्टिस करिए। 320 रुपये में पूरा क्विज की प्रैक्टिस करा रहे हैं, लगभग 3000 सवालों की प्रैक्टिस हम पेड क्विज में, वही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ये सब मिलेगा आपको। कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर, है ना, सब हो जाएगा आपका। चलो अब ये है, जैसे इसमें कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अब ये आप आराम से बता सकते हो भाई। कोयला सोनभद्र में मिलेगा, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। तो अभी मैंने बताया था ना, यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में मिलता है आपका, ललितपुर, है ना, इंपॉर्टेंट है ये यूरेनियम, ये देखो, है ना, यूरेनियम ललितपुर। अब तो कर लोगे आप, है ना। उत्तर प्रदेश की किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार की खोज की गई है, फिर से देखो यूरेनियम पूछा गया तो ललितपुर हो जाएगा आपका, है ना। मतलब ये सवाल घुमा फिरा के एग्जाम में आ सकता है निश्चित ही। जैसे यूरेनियम पूछ रहा है, फिर से देखो, तो यूरेनियम कहाँ से पाया गया भाई, ललितपुर से पाया गया है ना। फिर पूछ रहा है यूरेनियम कहाँ पाया गया है, तो फिर से बता सकते हो आप ललितपुर। तो ये यूरेनियम वाला सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। पर खनिज में आपसे इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, और मैं सारे टॉपिक वाइज PYQ आपको करा रहा हूँ, है ना। तो इसको फॉलो करिए। अब एक क्या करेंगे, 10 क्लासें हो गई है, इसको पूरा मर्ज करके एक पापा वीडियो दे देंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार अब क्या करिए, कल परसों या संडे को समय निकाल के इस पूरे वीडियो का एक बार रिवीजन कर लीजिए, पूरी 10 क्लास का रिवीजन हो जाएगा, फिर हम लोग आगे फिर और टॉपिक करेंगे। अभी एग्जाम में टाइम है, संपूर्ण UPG के आपकी कवर हो जाएगी अगर आप इससे करते हैं जितना हम करा रहे हैं इस वीडियो में भी, यहाँ PYQ से रेफरेंस लेके। आप यकीन मानिए कम से कम 12 से 15 सवाल आप हिट कर सकते हैं ईजिली, है ना, क्योंकि 2-3 तो करंट अफेयर से ओरिएंटेड रहेंगे, उसके लिए आपको SCS का करंट पढ़ लेना है मंथली जो आएगा, तो हो जाएगा आपका।